स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था रंध्र गति की परिकल्पनाएं। रंध्र गति को समझने के लिए तीन परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी जिसका हमने अध्ययन किया था। पहली परिकल्पना थी मांड शर्करा परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना थी स्टीवार्ड की परिकल्पना। तीसरी परिकल्पना थी सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना। इन परिकल्पनाओं का हमने लास्ट वीडियो में अध्ययन किया था। इसके बाद हमने अध्ययन किया था वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है बाह्य कारक, दूसरे हैं आंतरिक कारक। बाह्य कारक तथा आंतरिक कारक। बाह्य कारक वातावरण से संबंधित हैं जैसे कि प्रकाश, वायु, मृदा में प्राप्य जल, तापमान। प्रकाश, वायु, मृदा में प्राप्य जल की मात्रा, तापमान, ये सब बाह्य कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरे हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक के अंदर जैसे कि पत्ते की संरचना, दूसरा है मूल प्ररोह अनुपात, तीसरा है पत्ती का दिक्विन्यास। ये सब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। इन सब का हमने अध्ययन किया था लास्ट वीडियो के अंदर। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जैसे कि बाह्य कारक प्रकाश। जब प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है। जब प्रकाश की मात्रा कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है। वायु, जब जल वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्प के रूप में पत्तियों के बाहर आकर जमा हो जाता है तो वायु उस जल वाष्प को हटा देती है। तो जब वायु का वेग अधिक होता है तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होता है, क्योंकि जैसे ही जल वाष्प हट जाती है तो जो अंदर वाष्प बनती है वह बाहर आ जाती है। मृदा में प्राप्य जल, यदि मृदा में प्राप्य जल की मात्रा अधिक होती है
तो पौधे उसका अवशोषण अधिक मात्रा में करेंगे, और पौधे उसका अवशोषण अधिक मात्रा में करेंगे तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। यदि मृदा में प्राप्य जल की मात्रा कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। तापमान बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, तापमान कम होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। दूसरे थे आंतरिक कारक। आंतरिक कारक पादपों की संरचना से संबंधित हैं, जैसे पत्ती की संरचना। सभी प्रकार के जो पादप हैं उन सब की पत्तियों की संरचना अलग अलग होती है। जैसे कि मरूदभिद पौधे होते हैं, मरूदभिद पौधों की पत्तियों पर मोम क्यूटिकल की परत पाई जाती है, और मोम क्यूटिकल की जो परत होती है वह जल के लिए अपारगम्य होती है। इसलिए जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन कम होता है। मूल परोह अनुपात। मूल और परोह, जो पादप का भूमि से ऊपर वाला भाग होता है, तना है, शाखा है, पत्तियां है, वो परोह तंत्र में आती है। यदि मूल और परोह इनका अनुपात बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है। जैसे परोह का अनुपात बढ़ता है तो उनमें रंध्रों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। पत्ती का विन्यास, पत्ती की स्थिति। पत्ती किस प्रकार स्थित होती है? सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है, यदि पत्तियां उसके समकोण पर स्थित होती है इस प्रकार से, तो पत्तियों का जो क्षेत्रफल होता है वह बढ़ जाता है। जो आपतित प्रकाश होता है पत्ती की पूरी सतह पर गिरेगा और वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा। यदि पत्तियां सूर्य के प्रकाश के समांतर होती इस प्रकार से, तो सूर्य के प्रकाश पत्तियों के ऊपर कम क्षेत्रफल पर गिरेगा और वाष्पोत्सर्जन कम होगा। इन सब का अध्ययन हमने पहले किया था। आज हम अध्ययन करेंगे वाष्पोत्सर्जन का महत्व। पौधों के लिए जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है क्यों आवश्यक होती है, पौधों को वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ होता है। वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है पादपों के लिए एक आवश्यक बुराई है, फिर भी पादपों को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत लाभ होते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को पादपों की आवश्यक बुराई कहा जाता है, फिर भी वाष्पोत्सर्जन पादपों को बहुत लाभ पहुंचाती है। वाष्पोत्सर्जन के लाभ। पहला लाभ है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों के अंदर जड़ से लेकर पत्तियों तक, जब पौधों के अंदर रसारोहण की क्रिया होती है तो जड़ों से लेकर पत्तियों तक जाइलम वाहिकाओं के अंदर जल का एक अटूट स्तंभ बनता है। पत्तियां और तना। जाइलम वाहिकाओं के अंदर रसारोहण की क्रिया के द्वारा जड़ से लेकर पत्तियों तक एक अटूट स्तंभ बनता है। यह अटूट स्तंभ वाष्पोत्सर्जन के कारण बनता है। दूसरा लाभ है कि जो पौधे हैं पादपों के अंदर, पादप के विभिन्न भाग हैं, तना है, शाखा है, पत्तियां हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक और जो पौधे होते हैं उनके मूलरों, खनिज लवण तथा जल का अवशोषण
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा करते हैं। तीसरा लाभ है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पत्तियों का तापमान होता है वह समान बना रहता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों का तापमान समान बना रहता है। चौथा लाभ है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों के अंदर जो अतिरिक्त जल जमा हो जाता है वह बाहर निकल जाता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों में जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है वह बाहर निकल जाती है। वाष्पोत्सर्जन के लाभ, पहला लाभ है कि जड़ों से लेकर पत्तियों तक जल का जो अटूट स्तंभ होता है वह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बनता है। दूसरा है पौधे जल व खनिज लवणों का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन के द्वारा करते हैं। तीसरा है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों का तापमान समान बना रहता है। पौधों के अंदर जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन का एक बहुत बड़ा महत्व है। वाष्पोत्सर्जन को पादपों की आवश्यक बुराई भी कहा जाता है, लेकिन इसके पादपों को बहुत अधिक लाभ होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव और वाष्पोत्सर्जन लगभग दोनों क्रियाएं समान ही हैं, लेकिन वाष्पोत्सर्जन के अंदर पादपों में जो जल होता है वह वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। बिंदु स्त्राव के अंदर जो जल होता है वह बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि कुछ पौधे जब उनको सुबह देखते हैं तो उनकी पत्तियों के किनारे पर कुछ बूंदें जमा रहती हैं। वो पानी की बूंदें बिंदु स्त्राव के द्वारा बाहर निकलती हैं। बिंदु स्त्राव कुछ पौधों की जो शिराएं होती हैं, शिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से जल की बूंदें पत्तियों के किनारों पर जमा हो जाती है। इस क्रिया को बिंदु स्त्राव कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के अंदर पादपों में जो जल होता है वह वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। बिंदु स्त्राव के अंदर जो जल होता है जल बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। जल की बूंदें कुछ पौधों में रात्रि के समय जो उनकी पत्तियां होती हैं उनके किनारों पर जल की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। इस क्रिया को बिंदु स्त्राव कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं मुख्य रूप से जैसे कि आलू है, दूब है, घास है, ब्रायोफिलम है, जई है, अरबी है। इन पौधों के अंदर बिंदु स्त्राव की क्रिया बहुत स्पष्ट देखी जा सकती है। बिंदु स्त्राव की जो क्रिया होती है वो जो पत्तियों की जो शिराएं होती हैं इनका जो अंतिम भाग होता है वहां पर छिद्र होता है उसके द्वारा होती है। तो हम देखते हैं कि ये शिराएं हैं जिनके अंतिम भाग पर छिद्र होता है, उस
उसकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो हम इन जो सिराएं हैं इनके अंतिम सिरे का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाते हैं। सिराओं के अंतिम भाग का, सिराओं का जो अंतिम भाग होता है वहां पर जलरंध्र होते हैं और जो वो जलरंध्र होते हैं वो ही बिंदु स्त्राव की क्रिया को संपन्न करते हैं। ये शिराओं का अंतिम भाग है। शिराओं के अंतिम भाग की अनुप्रस्थ काट की संरचना है। जो शिराओं का अंतिम भाग है जहां से बिंदु स्त्राव होता है उसकी अनुप्रस्थ काट। जलरंध्र जिनके द्वारा बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है और जो रंध्र होते हैं उनके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। दोनों में यही अंतर होता है कि जो जलरंध्र होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं और जो रंध्र होते हैं वो केवल दिन के समय ही खुलते हैं, रात के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। शिराओं का जो अंतिम भाग होता है जहां पर छिद्र होता है वहां पर द्वार कोशिकाएं निष्क्रिय होती हैं और रंध्रों के ऊपर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय होती हैं। ये शिराओं का अंतिम भाग है जहां पर छिद्र है। इस छिद्र को जलरंध्र कहते हैं, जलरंध्र कहते हैं। और इस जलरंध्र के अंदर की ओर जो रिक्त स्थान है या जो गुहा होती है उसको रंध्र गुहा कहते हैं, रंध्र गुहा कहते हैं। रंध्र जो गुहा होती है उसके अंदर मर्दूतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन मर्दूतक कोशिकाओं के समूह को एपीथेल कहते हैं, एपीथेल। इस एपीथेल के अंदर जो अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, इस रंध्र गुहा के अंतरकोशिकीय स्थान, इन अंतरकोशिकीय स्थानों में जल संग्रहित हो जाता है। जो ये एपीथेल मर्दूतक कोशिकाओं का समूह होता है यह जाइलम वाहिकाओं के संपर्क में होता है। जब जाइलम वाहिकाओं के अंदर मूल दाब उत्पन्न होता है तो वाहिकाओं से जो जल होता है वो एपीथेल के अंतरकोशिकीय स्थानों में संग्रहित हो जाता है। वाहिकाओं के चारों ओर खंभ उत्तक होते हैं, खंभ उत्तक। बिंदु स्त्राव की क्रिया, शिराओं का जो अंतिम भाग है उस अंतिम भाग पर छिद्र पाए जाते हैं उनके द्वारा होती है। बिंदु स्त्राव की क्रिया जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न मूल दाब के कारण होती है। जाइलम वाहिकाओं में जब मूल दाब उत्पन्न होता है उस समय बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है। जब पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, पौधों के जो रंध्र बंद हो जाते हैं तो उस समय
जाइलम वाहिकाओं के अंदर मूल दाब उत्पन्न होता है और उस मूल दाब के कारण बिंदु स्त्राव की क्रिया होने लगती है। इसीलिए जो बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है वो रात के समय ही होती है। बिंदु स्त्राव की क्रिया के द्वारा जो जल बाहर निकलता है उस जल के अंदर कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, एमिनो अम्ल, लिपिड, शर्करा, इन सब का मिश्रण होता है। शिराओं का जो अंतिम भाग होता है जहां पर छिद्र पाया जाता है उस छिद्र को जलरंध्र कहते हैं। जलरंध्र के अंदर जो गुहा होती है उस गुहा को रंध्र गुहा कहते हैं। जलरंध्र के दोनों ओर जो कोशिकाएं होती हैं वो निष्क्रिय होती है जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। निष्क्रिय द्वार कोशिकाएं। रंध्र गुहा के अंदर मर्दूतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इस मर्दूतक कोशिकाओं के समूह को एपिथेल कहते हैं। एपिथेल की कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। यह एपिथेल जो मर्दूतक कोशिकाओं का समूह होता है यह जाइलम वाहिकाओं के संपर्क में रहता है। जब जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न होता है तो जाइलम वाहिकाओं से जल निकलकर अंतरकोशिकीय स्थानों में इकट्ठा हो जाता है और जलरंध्रों के द्वारा रात्रि के समय धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है और पत्तियों के किनारे पर बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है। पत्तियों के किनारे जल की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं, उस क्रिया को बिंदु स्त्राव कहते हैं। यह क्रिया रात्रि के समय होती है। यह क्रिया सबसे अधिक जैसे कि आलू है, अरबी है, ब्रायोफिल्म है, जई है, दूब है, घास है, इन पौधों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में देखी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है रस स्त्राव। रस स्त्राव जब पौधे के जो क्षतिग्रस्त भाग हैं जैसे कि तना है और तने के अंदर जब जाइलम वाहिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो उनसे रस का स्त्रवण होने लगता है। जो जलीय पदार्थ बाहर आता है जिसको हम रस कहते हैं उस क्रिया को ही रस स्त्राव कहते हैं। रस स्त्राव की जो क्रिया होती है वह जाइलम वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त टूटने, कटने, फटने के द्वारा होती है। जैसे कि रबर का वृक्ष होता है तो रबर के वृक्ष से जो लैटेक्स जो सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता है, जो सफेद रंग का जो दूधिया रंग का होता है या सफेद रंग का होता है या हल्के भूरे रंग का होता है, जो तरल पदार्थ निकलता है उसको लेटेक्स या शीट कहते हैं जिससे कि रबर बनाया जाता है। वो भी रस स्त्राव की क्रिया के द्वारा ही बाहर निकलता है। ताड़ का जो वृक्ष होता है, ताड़ के वृक्ष से एक दिन में 50 लीटर रस स्त्राव होता है। ताड़ के वृक्ष से एक दिन में 50 लीटर रस स्त्राव होता है। बिंदु स्त्राव में जल की बूंदें बाहर आती हैं। रस स्त्राव के अंदर पौधों के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं जाइलम वाहिकाओं में वो बाहर आते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर
है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। हम इस पार्ट में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो अधिकतर एग्जाम में आते ही रहते हैं और इस टॉपिक में बिंदु स्त्राव, वाष्पोत्सर्जन, रस स्त्राव, इनमें से हर साल नीट के अंदर भी एक प्रश्न जरूर आता है। आज उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कुछ प्रश्न है हमारे पास, हमारे पास प्रश्न है जो नीट 2016 के अंदर आया था। इस पाठ में से द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो घेरे हुई, जो चारों तरफ पाई जाने वाली बाह्य त्वचीय जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये प्रश्न 2016 नीट में आया था। हमने पढ़ा था कि जो रंध्र छिद्र होता है, रंध्र का छिद्र होता है, उस रंध्र छिद्र के दोनों ओर दो वर्गाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ये वर्गाकार कोशिकाएं होती हैं इनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इन वर्गाकार कोशिकाओं के चारों ओर बाह्य त्वचीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न आकार की होती हैं। इन विभिन्न आकार की जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होती है इन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सहायक कोशिकाएं। तो ये क्वेश्चन था जो 2016 के अंदर नीट में आया था कि द्वार कोशिकाओं के चारों ओर जो बाह्य त्वचीय कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है जो कि उसी साल 2016 के अंदर नीट में आया था कि पादप पत्ती से जलवाष्प रंध्रों के द्वारा, जब जलवाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आती है तो उस समय जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसी रंध्र में CO2 पादप में विसरित होती है। तो इनके अंदर 4 कथन दिए गए थे, उनमें से कौन सा कथन सही है? तो दोनों क्रियाएं एक साथ हो सकती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी साथ हो सकती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं तो वो क्रिया भी साथ हो सकती है, क्योंकि H2O एवं CO2 दोनों का मिश्रण का जो गुणांक होता है वह भिन्न होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी 2016 नीट में आया था। तो इस पाठ से 2016 के अंदर 2 प्रश्न आए थे नीट में। इसी तरह से एक प्रश्न था जो AIPMT के अंदर जो CBSE की एग्जाम थी उसमें 2015 के अंदर आया था कि एक लंबे वृक्ष की जाइलम वाहिकाओं में जल का स्तंभ अपने आप नहीं टूटता है, इसका क्या कारण है? तो ये कारण हमने पढ़ा था मूल दाब के कारण। भाई जैसे ही तने के अंदर जो जल का स्तंभ बनता है, एक अटूट स्तंभ बनता है, वह मूल दाब के कारण उत्पन्न होता है। और उसके अंदर जो जल के अणु होते हैं, उन जल के अणुओं के अंदर जो सहसंयोजन बल पाया जाता है उस बल का मान होता है 45 से लेकर 207 ATM होता है। तो जिसके कारण जल के अणु टूटते नहीं हैं। इसी तरह से CPMT के अंदर एक प्रश्न आया था कि पादपों के जो वायव्य भाग होते हैं, पादपों के वायव्य भागों में जलवाष्प की हानि, जिसे कर्टिस ने सन 1926 में आवश्यक बुराई की संज्ञा दी थी, इस आवश्यक बुराई को
किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसको मापने वाला यंत्र है पोटोमीटर, जिसको हमने मूल दाब में पढ़ा था कि जो पोटोमीटर होता है उसके द्वारा सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पादप की आवश्यक बुराई क्या है। और हमने आज भी अध्ययन किया था, कल भी अध्ययन किया था कि पौधों के अंदर जो आवश्यक बुराई होती है वह वाष्पोत्सर्जन होती है, और वाष्पोत्सर्जन को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको पोटोमीटर कहते हैं। इसी तरह से जो CPMT के एग्जाम की उसमें भी 1% आया था इसी पाठ का कि शर्करा और स्टार्च जो परिवर्तन होता है अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, लेकिन इसके अनुसार जो स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं उनके खुलने की क्रियाविधि का नियमन किस प्रकार किया जाता है? तो इनकी जो क्रियाविधि खुलती है वो अधिक pH का मान होने के कारण, जब हमने पढ़ा था मांड शर्करा परिकल्पना के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि दिन के समय जब CO2 की कमी होती है तो pH का मान बढ़ जाता है, और pH का मान बढ़ता है तो फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है, और फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है तो जो रंध्र होते हैं उनका छिद्र खुल जाता है। तो pH का मान बढ़ने के कारण फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय होता है, जिसके कारण जो मांड होता है वह शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। जो स्टार्च होता है, मांड को स्टार्च भी कहते हैं, तो स्टार्च शर्करा में परिवर्तन होता है pH का मान बढ़ने पर। इसी प्रकार से नीट 2013 में इसी पाठ से 1% आया था कि वातरंध्र क्या है, वातरंध्र क्या है और क्या कार्य करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो वातरंध्र हैं तने के ऊपर, फलों के ऊपर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र हैं। उन वातरंध्रों के द्वारा केवल वाष्पोत्सर्जन का कार्य होता है, तो वातरंध्रों का कार्य है वाष्पोत्सर्जन का। इसी प्रकार से इसी पाठ में 1% और आया था नीट में 2013 के अंदर कि बिंदु स्त्राव किसके कारण प्रेरित होता है? बिंदु स्त्राव किसके कारण प्रेरित होता है? तो बिंदु स्त्राव अधिक आर्द्रता के कारण उत्पन्न होता है। इसके बारे में हम अभी भी चर्चा कर रहे थे कि बिंदु स्त्राव की क्रिया रात के समय होती है, जब रंध्र बंद हो जाते हैं, शिराओं के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है, तो जब अधिक आर्द्रता होती है तो उस समय बिंदु स्त्राव की क्रिया होती है। 1% है जो एम्स के अंदर आया था कि ग्लाइकोलेट रंध्रों को खुलने को प्रेरित करता है। ग्लाइकोलेट रंध्रों को खुलने को प्रेरित करता है। तो यह जब CO2 की कम सांद्रता होती है तब रंध्रों को खुलने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार से 1% आया था PMT 2011 के अंदर गटेशन का कारक क्या है? गटेशन का कारक क्या है? तो गटेशन का कारक होता है धनात्मक मूल दाब। गटेशन रसारोहण, और रसारोहण की जो क्रिया होती है किसके कारण होती है? मूल दाब के कारण होती है। जाइलम वाहिकाओं में जो धनात्मक मूल दाब उत्पन्न होता है तो उसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। तो इस तरह से इस पाठ में से 3 बिंदु हैं, वाष्पोत्सर्जन, रसारोहण और बिंदु स्त्राव। तो इनमें से हर साल कोई ना कोई % जरूर आता है। धन्यवाद।